शैतान देवरानी। घर की बड़ी बहू सुधा, जो कि बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी। सुधा बहुत ही समझदारी से सब काम करती और उसने अपनी सूझबूझ से ही घर को संभाल रखा था, इसलिए घर के सभी सदस्य हर काम में उसकी राय लेते। लेकिन जब देवरानी ससुराल में आते ही हर बात में जिठानी की वाहवाही सुनेगी तो जलन तो कहीं ना कहीं उससे भी होगी। अब अपनी जलन के चक्कर में वो ससुराल में क्या क्या गड़बड़ करती है चलिए देखते हैं। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हाँ देवरानी, तो आज आप खाने में क्या बनाने वाली हैं? जी वो माँ जी जो कहेंगी मैं वही बना दूंगी। अरे बहू, ये सवाल तो तू सुधा बहू से ही पूछ ले। मुझे तो रसोई में कदम रखे भी अरसा हो गया। घर का और रसोई का सारा काम अब सुधा बहू ही संभालती है। मैं तो अब बुढ़ापे में बिल्कुल आराम से रहती हूँ, यहाँ तक कि पानी का गिलास तक नहीं उठाती जी भाभी, आप बताइए मुझे खाने में क्या बनाना है? अरे रितु, तुम्हें जो भी बनाना है तुम वो बना सकती हो, हमें तो बस तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। जी ठीक है भाभी। उसके बाद रितु रसोई में खाना बनाने चली जाती है। फिलहाल तो मुझे ये सोचना है कि खाने में क्या बनाऊं। नान और कढ़ाई पनीर बना देती हूँ। उसके बाद रितु खाना पकाती है और फिर सभी को गर्मा गर्म खाना परोस देती है। अरे रितु, एक मिनट, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। पापा जी के नान पर बटर नहीं लगाना, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो घी बटर ये सब नहीं खाते। ठीक है भाभी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अरे एक बार को सूरज निकलना भूल सकता है, लेकिन हमारी सुधा बहू हमारा ख्याल रखना नहीं भूलती। अरे वही तो, हमारी सुधा बहू है ही इतनी समझदार बस मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। अब आप सभी खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ भाभी, अब सबको खाना परोस दीजिए। ठीक है। उसके बाद सुधा सबको खाना परोसती है और सभी बड़े चाव से खाते हैं। खाना कैसा बना है? सच में खाना तो बड़ा ही लाजवाब है। हाँ रितु, तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा, बहू के हाथों में तो जादू है जी शुक्रिया। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुधा अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तो मेरी जेठानी बहुत तेज़ लगती है, सबके सामने कितनी अच्छी बन रही थी, और आज मेरी पहली रसोई वाले दिन भी क्रेडिट खुद ही ले गई। मैं घर में नई नई बहू आई हूँ, सबको मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सब बस सुधा बहू यही करे जा रहे थे। पहली रसोई वाले दिन ही रितु के मन में जलन की चिंगारी लग चुकी थी। देखते हैं अब ये चिंगारी ज्वाला का कौन सा प्रचंड रूप लेती है। एक दिन, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अरे तुम मेरी बात ही नहीं समझ रही हो, मैं जो कह रहा हूँ हमें वैसा करना चाहिए। तभी वहां पर सुधा और रितु आ जाते हैं। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों किस बात पर बहस कर रहे हैं? आप दोनों किसी बात को लेकर परेशान हैं क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बस एक बात है जो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बताइए ना पापा जी, शायद हम कुछ मदद कर सके। बहू, हम बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में कंफ्यूज हो रहे थे। अरे कोई बात नहीं पापा जी, हम उसमें आपकी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। हाँ चलिए, हम ये फैसला अपनी बहुओं पर ही छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी सुधा बहू है भी तो लाजवाब, वो सब संभाल लेगी। लेकिन पापा जी, बर्थडे किसका है? पापा जी क्या हुआ आपको? पानी। रितु जल्दी से रमेश के लिए पानी लाती है। शुक्रिया बहू। फिर कुछ दिन बाद जब रितु, सुधा और शांति हॉल में बैठे थे, तभी वहां पर रोहन 2 शर्ट लेकर आता है। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, मैं कल ऑफिस में ब्लैक कलर की शर्ट पहनूं या ब्लू कलर की? मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्यों देवर जी, कल ऐसा क्या है ऑफिस में? अरे भाभी, कल ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है बस इसीलिए पूछ रहा था। अरे बेटा, कुछ भी पहन ले, इसमें भी क्या इतना सोचना। बाकी तो इन दोनों बहुओं से पूछ, मुझे नहीं कुछ पता इन शर्ट वर्ट के बारे में। मेरे हिसाब से ब्लैक शर्ट अच्छी रहेगी, लेकिन रितु तुम बताओ, तुम्हें क्या सही लगता है? मुझे ना ब्लू शर्ट अच्छी लग रही है, हमेशा ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, लेकिन ब्लैक कलर सब पर सूट करता है। लेकिन ब्लू कलर की भी अपनी अलग ही खासियत है। अरे मैं तो यहाँ पर इनमें से कोई एक शर्ट फाइनल करने आया था, लेकिन आप लोगों ने तो मुझे और भी कंफ्यूज कर दिया। अब मैं सुबह ही देखूंगा। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब रोहन अपने कमरे में रेडी हो रहा था, अरे कौन सी शर्ट पहनूं, चलो ब्लू ही पहन लेता हूँ। रोहन जैसे ही ब्लू शर्ट उठाकर पहनने लगता है, वो देखता है कि अरे इस शर्ट का तो बटन टूटा हुआ है। लगता है मेरे नसीब में ब्लैक शर्ट पहना ही लिखा था, चलो कोई बात नहीं।
जैसे ही रोहन रेडी हो जाता है तो वहां पर रितु आती है और उसे ब्लैक शर्ट में देखकर उसका खून खौलने लगता है। ला 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 ला। रुकिए, क्या हुआ रितु? मैंने आपको ब्लू शर्ट पहनने के लिए कहा था ना, आपने ब्लू शर्ट क्यों नहीं पहनी? अरे वो उसका एक बटन टूटा हुआ था इसलिए। तो आप मुझे बोल भी तो सकते थे, मैं उस पर बटन लगा देती। लेकिन नहीं, मेरी बात तो किसी को माननी नहीं। इस घर में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, सब सिर्फ भाभी की सुनते हैं। अरे नहीं रितु, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, भाभी ने इस पूरे घर को अपने वश में कर रखा है। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे सब सच पता चल गया। ऐसा ही है, हर कोई जब देखो सिर्फ उन्हीं की बात मानता है। अरे मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनी मुझे कोई भी बात। रितु गुस्से में वहां से चली जाती है। कमाल है यार। रितु को यही लगता था कि सुधा ने पूरे ससुराल को अपने वश में कर रखा है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन रितु के मन में ये बात पूरी तरह से घर कर जाती है और इसी वजह से अब वो जेठानी से चिढ़ने लगी थी। एक बार, अरे बहू, तू रात को खाने में क्या बनाएगी? मम्मी जी मैंने राजमा भिगो दी है, मैं आपकी पसंदीदा राजमा बनाऊंगी। तभी सुधा वहां पर आते हुए कहती है, अरे रितु, तुम भी ना अभी दाल बना लो, राजमा सुबह बना लेना। हाँ बहू, सुधा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सुनते ही रितु बिल्कुल आग बबूला हो जाती है। बस अब बहुत हुआ। क्या इस घर में कभी मेरी मर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता? हर बात में सिर्फ सुधा बहू यही चलता रहेगा? रितु को इतना भड़का हुआ देखकर सुधा और शांति काफी हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है बहू, तुझे अचानक से क्या हो गया? हाँ रितु भाई, क्या बात है, बताओ तो। भाभी आप तो सब जानती है, मैं कुछ भी काम करती हूँ या किसी को कुछ भी राय देती हूँ तो कोई भी इस घर में मेरी बात सुनता ही नहीं है, सिर्फ आपकी ही बात मानता है। आपने ऐसा क्या जादू कर रखा है इन पर कि ये आपकी बात के आगे किसी की बात सुनते ही नहीं है? अरे बहू, ऐसा नहीं है। वो मैं राजमा इसलिए नहीं खाती क्योंकि अरे मुझे ना गैस की प्रॉब्लम है और राजमा रात को हैवी हो जाती है। हाँ रितु, बस इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया। तुम अभी घर में नहीं हो, तुम्हें घर के तौर तरीके सीखने में समय लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो भाभी, मैं आपके षड्यंत्र अच्छे से जानती हूँ। हर चीज में आप बस अपनी टांग बीच में अड़ाती हो। लेकिन बहू, सुधा बहू तो तुझसे 1 फीट दूर खड़ी है। मैंने तो कभी उसे अपनी टांग अड़ाते नहीं देखा, ना ही उसके पैर इतने लंबे हैं कि वहां तक पहुंचे और तू गिर जाए। अरे मम्मी जी, ये बस कहावत है। देखा आपने, फिर से भाभी की ही साइड ले रही हैं। एक छोटी सी कहावत पर मुझे कितना सुना दिया। भाभी, आपने घर वालों पर कौन सा काला जादू कर रखा है, बता दीजिए। अरे बहू, मैं बस मजाक कर रही थी ताकि तेरा गुस्सा शांत हो जाए। देखो रितु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, और हाँ, अब आप ना खाना खुद ही बना लो। रितु वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। बहू, लगता है छोटी बहू को कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हमें इस बात को सुधारना होगा। हाँ मम्मी जी, मैं रितु से बात करने की कोशिश करूंगी। फिर अगले दिन जब रितु अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी तब सुधा उसके कमरे में जाती है। भाभी, आपने दूसरों को अपने वश में कर रखा होगा, लेकिन मेरे ऊपर ये सब नहीं चलेगा। आप बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आ गई? अरे मैं तो पैरों से आई। सब पैरों से ही आते हैं, हम कोई हाथों से नहीं चलते। रितु, मैं तुमसे यही बात करने आई हूं कि तुम बिना वजह मुझे गलत मत समझो। हम दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। मैं आपकी मीठी बातों में नहीं आने वाली, मैं आपके षड्यंत्र अच्छे से जानती हूँ। अरे, मैं तुमसे आराम से बात कर रही हूँ और तुम बार बार मुझ पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हो। आप ऐसे काम करेंगी तो इल्जाम तो लगाऊंगी ना। देखो रितु, अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो मैं आपके लेवल तक पहुंची ही नहीं हूँ। बस रितु, बस भाभी। और इस तरह दोनों देवरानी जिठानी में तू में काफी बढ़ जाती है और शोर सुनकर शांति वहां पर आती है। अरे बहू, तुम दोनों बस भी करो। मम्मी जी देखिए ना, रितु मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगा रही है। हाँ, अब फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करके मम्मी जी को अपनी साइड कर लोगी। अरे हाँ, चिकनी चुपड़ी बातों की तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने इन सबको अपने वश में जो कर रखा है, ये तो आपकी साइड लेंगे ही। अरे बहू, अब बस भी करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू क्यों इतना सोच रही है? देखा, मैंने कहा था ना। शांति रितु को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं समझती। उसके बाद सुधा और शांति दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मम्मी जी, रितु हमारी बात ऐसे नहीं समझेगी। हाँ बहू, हमें रोहन से बात करनी होगी। फिर शाम को रोहन के ऑफिस से घर आने के बाद, बेटा आज देख ये सब हुआ, अब तू ही ज़रा बहू को समझा। अरे मम्मी, कुछ दिन पहले सुबह तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपके साथ क्या हुआ था देवर जी? रोहन शांति और सुधा को सारी बात बताता है। तो ये सब हुआ और मैं बहुत कंफ्यूज हो गया।
मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं रिया से एक बार और बात करके देखती हूँ। हम सब उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और ऐसे ही सब सही होगा। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। अब तू ही रितु को समझा। भाभी, आप ही सब सही कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर अगले दिन सुबह जब रितु किचन में खाना बना रही थी तब सुधा उसके पास जाती है। अरे रितु, क्या कर रही हो तुम? आप फिर से आ गई? हाँ, आपको तो सब जानना होगा ना, तो देख लीजिए, खाना बना रही हूँ मैं। अरे हाँ, तुम ना सब्जी में तेल ज़रा कम डालो, ऐसे फिर सब्जी अच्छी नहीं बनती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप बिना राय दिए रह नहीं सकती। आपको हर चीज़ में सिर्फ अपनी मर्जी चलानी होती है ना। दूसरा इंसान तो पागल है, उसे तो कुछ करना आता नहीं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। मुझे आपकी एक्टिविटी कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे सब पता है, आपने घर वालों को अपने वश में किया है, लेकिन आपका ये जादू मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। एक दिन मैं आपका सच सबके सामने ला कर आऊंगी। सुधा रितु के करीब आकर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले तुम ही मेरे वश में हो जाओ। हाँ? सुधा हंसते हुए वहां से चली जाती है। उसे ऐसे देखकर रितु काफी डर जाती है। देखो, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब सिर्फ इनकी ही बात मानते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा और मैं भाभी का सच सबके सामने लाकर आऊंगी। उस दिन के बाद से रितु हर समय सुधा के ऊपर नजर रखने लगी थी। फिर एक दिन सुधा छुपते छुपाते अपने कमरे में जाती है और रितु छुपकर उसे देख रही थी। फिर सुधा जल्दी जल्दी कमरे में कुछ ढूंढने लगती है। अरे मेरा लॉकेट कहाँ चला गया? थोड़ी देर ढूंढने के बाद मिल गया। यही तो मेरा मेन हथियार है, इसी से मैंने सबको अपने वश में किया हुआ है। हाँ, मुझे तो पहले से पता था कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ अब मैं इस लॉकेट को रितु की आंखों के सामने घुमाकर उसे भी अपनी गुलाम बना लूंगी। मुझे बस ये लॉकेट घुमाकर बोलना है, लॉकेट घुमाओ, गुलाम बनाओ। बस मेरा काम हो गया। अरे बाप रे, मेरी भाभी तो बहुत ही खतरनाक है। शुक्र है मुझे इनका सच पता चल गया, नहीं तो ये तो मुझे भी अपने वश में कर लेती। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। फिर रितु एक अच्छा सा मौका ढूंढकर उस लॉकेट को ले लेती है और उसके भी मन में लालच आ जाता है। इस लॉकेट का मुझे भी तो कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इसकी मदद से मैं सबको अपने वश में करूंगी। और रितु सबसे पहले जाती है सुधा के कमरे में। अरे रितु, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है भाई। ज़रूर। उसके बाद रितु उस लॉकेट को निकालकर सुधा की आंखों के सामने घुमाने लगती है। लॉकेट घुमाओ और गुलाम बनाओ। उसके बाद रितु, हुक्म दो। सच में? हाँ रितु, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? मुझे एक फनी डांस करके दिखाओ। उसके बाद सुधा अजीब तरीके से नाचने लगती है, जिसे देखकर रितु बहुत ज्यादा हंसती है। हाँ नाचो, आपने सबको अपने इशारों पर नचाया है ना, अब मैं आपको नचाऊंगी। लॉकेट मिलने के बाद रितु बहुत ज्यादा खुश थी। वो एक एक करके सभी को अपने वश में कर लेती है और सबसे घर का काम करवाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, रितु बहू से ही पूछ ले। पूरे घर की जिम्मेदारी रितु बहू की है, इसलिए जो वो कहे वही कर। हाँ बताओ रितु। भाभी, आपको करेले पसंद नहीं है ना, इसलिए आज आप करेले की सब्जी बनाइए और सबसे ज़्यादा सब्जी आपको ही खानी होगी। ठीक है रितु, मैं करेले बना देती हूँ। वैसे करेले हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। इतना कहकर सुधा किचन में जाकर खाना पकाने लगती है। आखिरकार मुझे भाभी का सीक्रेट पता चली गया, अब मैं उनसे पूरा बदला लूंगी। खाना बनने के बाद रितु जबरदस्ती सुधा से बहुत सारे करेले खाने को कहती है और सुधा अजीब सा मुंह बनाकर सारे करेले फिनिश कर लेती है। शाबाश भाभी। इस तरह रितु सबसे अपने काम करवाती और कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान भी करती थी। फिर अगले दिन सुबह, बहू मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। सब अपने अपने काम पर चले गए थे और शांति भी किसी ज़रूरी काम से बाहर गई थी। भाभी, आज आप छोले की सब्जी बना दीजिए। ठीक है रितु। फिर सुधा छौंक तैयार करने के बाद सब्जी कुकर में चढ़ा देती है। उसकी थोड़ी देर बाद रितु सुधा के पास आती है। अरे भाभी, टेलर का फ़ोन आया है, उससे कहा कि साड़ी तैयार हो गई है और मैं उसे ले आऊँ, क्योंकि अगले 1 हफ्ते तक उसकी दुकान बंद रहेगी ना। तो जाओ, आप जाकर साड़ी ले आओ। अरे लेकिन सब्जी?
अरे इसे मैं देख लूंगी, आप जाओ तो। सुधा भी वहाँ से चली जाती है। फिर रितु थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाती है और उसकी आंख लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुकर में बहुत सारी सीटियाँ आने लगती है, लेकिन रितु तो आराम से सो रही थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो कुकर भी बेचारा सीटी बजा बजा कर परेशान हो गया था और फटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और गैस बंद कर देता है। फिर जब रितु आती है तो रोहन उसे सारी बात बताता है। रसोई में इतना धुआं और कुकर की ऐसी हालत देख कर रितु काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर शांति, रमेश और सुधा भी आ जाते हैं। अरे बहू तू ठीक तो है ना? हाँ रितु तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? आप सब नॉर्मल बातें कैसे कर रहे हैं? आप सभी तो वश में थे ना? नहीं रितु, दरअसल ये हमारा प्लान था। तुम हमारी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थी, इसलिए हम तुम्हें ये दिखाना चाह रहे थे कि किसी को वश में रखकर काम करवाने में और अपनी मर्जी से रहने में बहुत अंतर होता है। हाँ रितु, हम तुम्हें फ़र्क समझाना चाह रहे थे कि वश में रखना और नॉर्मल रहने में बहुत फ़र्क होता है। तुम्हें लगता था कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसलिए हमने सोचा कि हम अगले कई दिनों तक सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनेंगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा, ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। हाँ बहू, हम कभी भी तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं करते। तुम अभी घर में नई हो, तुम्हें घर के तौर तरीके पता नहीं, इसलिए सुधा बहू सिर्फ तुम्हें चीज़ें समझाती है, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है और तुमसे कई साल पहले आई है, इसलिए उसे यहाँ के तौर तरीके अच्छे से पता है। बहू, सुधा बहू सिर्फ तुझे इसलिए टोकती थी ताकि तुझसे कोई गड़बड़ ना हो। और जिस दिन तुम हमसे बर्थडे के बारे में पूछ रही थी ना, हम सब तेरे बर्थडे के लिए ही सरप्राइज प्लान कर रहे थे, इसीलिए हमने तुझे कुछ नहीं बताया और सुधा बहू को सारी जिम्मेदारी सौंप दी। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने भाभी को गलत समझा, लेकिन इतने दिनों तक जब मैंने अपनी चलाई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे सारे फैसले गलत थे। जैसे एक दिन खाने में कुछ ज़्यादा ही घी डालने पर पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और आज भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि घर को संभालने के लिए सच में जिम्मेदारी को समझना बहुत ज़रूरी है, और भाभी को घर की अच्छे से समझ है। मैं अभी नादान हूँ, मैं भी अब ना भाभी से सब कुछ सीखना चाहती हूँ। रितु, तुम भी कुछ ही दिनों में सब सीख जाओगी और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर रहें। हाँ भाभी, अब से मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी और हम सब मिलकर रहेंगे। चलो जी, अंत भला तो सब भला। हाँ पापा,